आपका स्वागत है इस द्वार पे जहां वास्तविकता का अंत और मायावी संसार की शुरुआत होती है। अनुचित, अशुभनीय, नामुमकिन, इस वास्तविकता के दीवारों के पार अब आप प्रवेश कर रहे हैं इस विचित्र जगत में जहां दिया बुझते ही रात में भेड़ियों की गुर्राहट सुनाई देती है। एक ऐसी दुनिया जहां हर प्रार्थना का जवाब सिर्फ आसमान से गिरते पक्षियों की लाशों से हो। नमस्कार, मैं हूं करण और ये है करण की खौफनाक कहानियां। नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं आपका होस्ट करण। मेरा नाम शायद आपने पहले कभी सुना ना हो। वो क्या है, कुछ सालों पहले आकाशवाणी पर मेरा एक शो हुआ करता था, पर मेरी कुछ कहानियां हमारे सभ्य और शालीन श्रोताओं को बहुत खौफनाक और भीभत्स लगी। और फिर क्या था, अपने डर को शिष्टता का लिबास पहनाकर लोगों ने वही किया जो अक्सर करते हैं। कुछ तो वे अमानवीय और गैर कानूनी भी कहते थे। लोग क्या सोचेंगे वाली बातें। खैर, इंटरनेट की मदद से मैं करण आज आपके पास विश्व की सबसे दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूं। श्रोता अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दिल थाम कर बैठे, कहीं अनजाने में मेरी तरह आप भी आत्माओं की दुनिया में ना पहुंच जाएं। आज अपने कार्यक्रम का आरंभ हम एक त्रसदायक कहानी से कर रहे हैं, और जो विषय हमने आपके लिए चुना है, इसने भारतीयों को सदियों से मनोग्रहित किया हुआ है। लव स्टोरीज। आज की कहानी है एक ऐसी प्रथा के बारे में जिसे हम सभी अवगत हैं। एक ऐसा वक्त जो हम सबके जीवन में आता है। इसे लोग मैरिज, शादी, विवाह, निकाह इत्यादि नामों से जानते हैं। शादियां भी कई प्रकार के होते हैं। हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसे अरेंज मैरिज कहते हैं। वही जिसमें पुष्प, पकवान और पटाखों के साथ, जिसमें नृत्य, संगीत और गाजे बाजे के साथ हम दो अनजान लोगों के संभोग का जश्न मनाते हैं। हालांकि हम सब ने ऐसी शादियों के अनेकों डरावने किस्से सुने होंगे, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग बिना किसी विरोध के इसके लिए स्वीकृति दे देते हैं। हमारी पहली कहानी का जो नायक है वो अरेंज मैरिज में भाग लेती है, पर साथ ही साथ वहां से प्यार भी मिलती है। वाह क्या बात है। पर हमारे कार्यक्रम में कुछ भी इतना सरल नहीं होता। लेखक एस.एच. कूपर और कथावाचक मधुरा अंकली लेकर आ रहे हैं हमारे इस सीजन की पहली कहानी, अशुभ अमंगल, अरेंज्ड मैरिज। मेरा परिवार जहाँ से आता है वहाँ आज भी अरेंज मैरिज आम है। ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा लोग सोचते हैं जब वो अरेंज मैरिज का नाम सुनते हैं, बल्कि ये एक ब्लाइंड डेट जैसा है जो आपके जानने वाले लोगों, आमतौर पर आपके मम्मी पापा ने सेट की है, जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सिर्फ भला ही सोचते हैं। मेरे माँ पापा हमेशा कहते थे कि ये सिर्फ मेरा ही फैसला होगा और मैं किसी को भी ना कह सकती हूँ जिसे वो लेकर आएंगे, और मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगर लव मैरिज भी होती तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, पर ये उनकी आइडियल चॉइस भी नहीं होती मेरे लिए।
मेरे भाई की भी अरेंज मैरिज हुई और फिर मेरे दोनों बड़ी बहनों की भी। और उन सभी का यही मानना था कि माँ पापा ने उनके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा। वो सभी सच में अपनी शादी से काफी खुश थे। यही वजह थी कि वेस्टर्न अपब्रिंगिंग के बावजूद ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज से मुझे कोई डर नहीं था। मुझे यकीन था कि मेरे माँ पापा एक ऐसा लड़का ढूंढेंगे जिसके साथ मेरा जिंदगी भर का प्यार भरा साथ होगा, जैसा उन्होंने मेरे बहन के लिए किया और उनके माँ पापा ने उनके लिए किया। मैं 22 साल की थी जब माँ एक्साइटेड होके मेरे पास आई। अमीता, आओ बैठो, उन्होंने कहा, मुझे किचन टेबल की तरफ बिठाए हुए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है? अरे नहीं नहीं, तुम बेकार में इतना परेशान होती हो। मेरे पास तो अच्छी खबर है। मैंने भी एक्साइटेड होके इंतजार किया। वो बैठी और उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया। हमने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। उनकी बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गई। मुझे पता था कि ये दिन आने वाला है। मेरे माँ पापा ने 1 साल पहले ही मुझे बता दिया था कि वो मेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उस पल में मुझे लगा जैसे सभी अचानक हुआ हो। बिटिया, क्या तुम खुश नहीं हो? जब मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया तो मेरे माँ ने मुझसे पूछा। हाँ बिल्कुल, मैंने उनका हाथ दबाते हुए कहा। कौन है वो? क्या मैं उसे जानती हूँ? अरे नहीं, लेकिन तुम चंदा आंटी और राज अंकल को तो जानती हो ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। वो इंडिया से मेरे मम्मी पापा के अच्छे दोस्त थे। मैं उनसे 1-2 बार मिली थी, वो भी जब मैं काफी छोटी थी। लेकिन मैंने कई बार माँ पापा को उनसे फोन पे बात करते हुए सुना था और जानती थी कि वो जब भी इंडिया जाते तो उनसे जरूर मिलते थे। उनका एक बेटा है लगभग तुम्हारी उम्र का। तुम्हारे पापा और मैंने उनसे बात की है और सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है। वो स्मार्ट है, हैंडसम है और इतने अच्छे परिवार से आता है। उसमें वो सारे गुण हैं जो हमें तुम्हारे पति में चाहिए। उसका नाम भी है या नहीं? उनका जोश देख के मुझे भी जोश आ गया और मेरी सारी घबराहट दूर हो गई। मधु। पूरी शाम वो मुझे उसके बारे में बताती रही कि वो 26 साल का है, MIT से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, उसे ट्रैवल और फोटोग्राफी पसंद है और उन्हें उसके बचपन के बारे में जो भी याद था। हम दोनों के लाइफ गोल्स और शादी के बारे में ख्यालात एकदम मिलते थे। जितना ज़्यादा वो बोल रही थी, उतना ज़्यादा मुझे यकीन हो रहा था कि वो मेरे लिए परफेक्ट हस्बैंड होगा। जब मैंने उसकी फोटो देखी जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था, हाँ उसकी स्माइल थोड़ी क्रूकेट थी लेकिन बहुत ही चार्मिंग थी, मुझे पता था कि मुझे उससे बात करनी ही है। माँ ने हमारे और उसके माँ पापा के बीच में एक स्काइप मीटिंग फिक्स कर दी और जब मैंने उसे स्क्रीन पे अपने ट्रेडिशनली ड्रेस्ड माँ पापा के बगल में बैठे हुए देखा, मैंने बहुत शर्मीला और अजीब सा महसूस किया। हमारे माँ पापा ने ही ज्यादा बातें की, लेकिन उसने मुझसे मेरे बारे में कुछ सीधे सवाल जरूर पूछे और अपने बारे में भी उन्हीं सवालों का जवाब दे दिया जब मैं उससे कोई सवाल नहीं पूछ पाई तो। मेरे अचानक से चुप हो जाने पर गुस्सा होने की बजाय वो बहुत पेशेंट और वार्म रहा और मैं घबराई हुई, शर्माती सी पागल बनी रही। मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन मेरे माँ पापा की आंखों में ये रिश्ता बनता हुआ दिख रहा था। बिटिया, वो अच्छा लड़का है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें खुश रखेगा। पापा ने ये कॉल काटने के बाद कहा। ये अच्छी शुरुआत है, मैंने मानते हुए कहा, ताकि सिर्फ एक मीटिंग के बाद कुछ ज्यादा ही खुशी जाहिर ना हो। लेकिन पापा ने मेरे गाल थपथपाए और जानते हुए मुस्कुराए। चीजें काफी तेजी से आगे बढ़ी, जो कि काफी एक्साइटिंग, स्कैरी और ओवरवेलमिंग था। हमारे बीच कुछ और सुपरवाइज डेट्स हुई जिसमें हमने एक दूसरे के बारे में और जाना और एक सीक्रेट कॉल भी जो सिर्फ हम दोनों के बीच में हुई। मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारा फैसला हो अमिता, ना कि हमारे माँ पापा का, उसने कहा। ज्यादातर मधु मजाकिया और शांत सा था,
लेकिन अभी हमारे फ्यूचर के बारे में बात करते हुए वो काफी सीरियस, इंटेंस था और शायद इसी वजह से मैं उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। ये मेरा फैसला है, मैंने कहा। यही मेरी मर्जी है। तो फिर मेरी भी यही मर्जी है। हम स्क्रीन से ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, दोनों कॉन्फिडेंट, अश्योर्ड, और शायद यही शुरुआत थी हम दोनों के प्यार की। उसने और उसके माँ पापा ने वीडियो चैट बंद कर दी, चिढ़ाते हुए कि वो दुल्हन को बिगाड़ना नहीं चाहते, और हमें ईमेल्स और हाथ से लिखे लेटर्स से बात करने को कहा। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि मधु के बात करने के तरीके में कुछ बदलाव था। कभी वो बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता तो कभी बहुत फेमिलियर। वो बहुत ही स्वीट और वार्म था, लेकिन जिस आसानी से पहले हम एक दूसरे से बात करते थे वो कहीं खो गई थी। मैंने इस बात का जिक्र मेरी माँ से भी किया। अरे, लड़कों को बात करना नहीं आता, खासकर जब उन्हें लिखकर अपने जज्बात बताने पड़ते हैं। तुम्हारे पापा को भी कागजों पर अपने जज्बात बयान करना नहीं आता। तुम चिंता मत करो, जब वो यहाँ आएगा तुम देखोगी कि ये वही मधु है जिसे तुम जानती हो। काश वो सही हो। मधु के आने से एक हफ्ते पहले ही उसकी माँ चंदा आंटी शादी की तैयारियां करने के लिए हमारे यहाँ आई। सैकड़ों मेहमान आने वाले थे, बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। ये देखना था कि सारे इम्पोर्टेंट सेरेमनी अच्छे से हो और सही तरह हो, और तैयारियों के लिए भी काफी कम टाइम था। उनके आने से बहुत मदद हो गई और मुझे काफी आश्चर्य हुआ ये देखकर कि जिस तरह वो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रही थी। मैं खतरनाक सासू माओं की कहानियां सुन के बड़ी हुई थी, लेकिन लगता है शायद मैं लकी हूँ। और इतना सब कुछ सिर्फ एक दिन की रस्म के लिए। इसको छोटी सेरेमनी कहना गलत ही होगा। मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकती थी कि शादी कितनी बड़ी होने वाली है, जो कुछ महीनों बाद इंडिया में होने वाली थी। जब शादी में कुछ ही दिन बाकी थे, तब चंदा आंटी ने मुझे बुलाया और अपने साथ बिठा के मधु की पूरी जिंदगी का फोटो एल्बम दिखाया। वो बहुत प्यारा बच्चा था, उन्होंने कहा, और मैंने देखा कि उनकी आंखें भर आई थी। उसने हमेशा मेरा और उसके पापा का ख्याल रखा। आंटी जी, आप ठीक हैं? मैं उठी और मैंने टिश्यू बॉक्स लेकर उनकी तरफ बढ़ाया। हाँ हाँ, उन्होंने टिश्यू में अपना चेहरा छुपा लिया और शर्मिंदगी से हंसने लगी। एक माँ के लिए अपने बच्चे को अलविदा कहना बहुत मुश्किल होता है। हमने मधु के बड़े होने के बहुत सारे फोटो देखे, बचपन से लेकर एक रीसेंट फोटो तक जिसमें वो मोटर बाइक पे हेलमेट हाथ में लिए बैठा हुआ था। उसकी वो प्यारी मुस्कान 2 हफ्तों के बाद देखकर मुझे फिर से वही शर्म महसूस हुई। तुम उसके लिए अच्छी पत्नी बनोगी, है ना? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इतनी जोर से दबाया कि मैं सदमे में और दर्द में रो पड़ी। उन्होंने तुरंत मेरा हाथ छोड़ दिया, लेकिन फिर से वही सवाल उसी हड़बड़ाहट में पूछा। हाँ, मैंने कहा, और वो फोटो एल्बम देखकर सुबकने लगी। मैं तुरंत वहां से निकली और अपने कमरे की तरफ भागी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। जब मैंने अगले दिन उन्हें नाश्ते पर देखा तो उन्होंने ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और बिल्कुल वैसे ही मुझसे पेश आई जैसे पहले आती रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये पूरा वाकया बहुत अजीब लग रहा था। मेरी शादी की सुबह आ गई और मेरे होने वाले सासू माँ के बारे में सोचने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। मेरे फीमेल रिलेटिव से घर पूरा भर गया और सब मुझे सजी धजी गुड़िया की तरह कभी मेहंदी तो कभी बाल बनाने तो कभी मेकअप करने के लिए इधर उधर भेज रहे थे। जब मैंने अपनी रेड एंड गोल्ड साड़ीज पहनी और मैंने अपने आप को आईने में देखा तो मैं जैसे रो ही पड़ी। मैं इससे पहले कभी इतनी सुंदर नहीं लग रही थी। धीरे धीरे कुछ अफवाहें उड़ने लगी, कुछ बातें होने लगी, और वो बातें तभी हो रही थी जब उन्हें लगा कि मैं नहीं सुन रही हूँ। मेरा परिवार कंफ्यूज लग रहा था। उनका एक्साइटमेंट कहीं खत्म सा हो रहा था
और कई लोग मुझे सहानुभूति से देख रहे थे। इतना बुरा हो गया था कि अगर मैं किसी कमरे में जाती तो वो पूरी तरह बात करना बंद कर देते और आंखें नीचे कर लेते। पहले मैंने इग्नोर करने की कोशिश की और उन चीजों पे ध्यान लगाने की कोशिश की कि जो अभी भी करनी बाकी है, लेकिन हर गुजरते पल के साथ ये सब मुझे और परेशान कर रहा था। जब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी तो मैं अपनी माँ को अपने कमरे में लेके आई और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। ये सब क्या हो रहा है माँ? सब लोग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? माँ ने अपने आप को आईने के सामने लिपस्टिक लगाने में बिजी कर लिया और मुझसे नजरें बचाने लगी। मुझे नहीं पता, लोग बस बात करते रहते हैं, तुम इस बारे में चिंता मत करो। किस बारे में चिंता ना करूं? मेरा दिमाग अब गर्म हो रहा था और चिल्लाए बिना मुझसे रहा नहीं गया। अरे सच में कुछ नहीं है, माँ ने हड़बड़ाहट में कहा। माँ, जल्दी करो, हमें निकलना है। माँ, कार आ गई है, जल्दी करो। आमतौर पर मुझे बहुत सारी ब्राइड्समेड्स ने घेर रखा होता। आमतौर पर मंदिर के बाहर का पार्किंग लॉट लोगों से भरा होता। आमतौर पर वहाँ बहुत सारे लोग होते जो दुआएं और बधाइयाँ दे रहे होते। लेकिन मैं अपनी बहनों के साथ लिमो में अकेली थी। जब मैं आई तो वहाँ सिर्फ कुछ ही कार्स थी और बाहर कोई भी नहीं था। उस शांत माहौल में बस गुब्बारों और फूलों की सजावट ही चमक रही थी। क्या तुम लोगों को पता है क्या चल रहा है? मैंने अपनी बहनों से पूछा, लेकिन वो सब दूसरी तरफ देखने लगी और कुछ जवाब ही नहीं दिया। मेरे पापा हमें मंदिर के बाहर मिले और मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले गए। चिंता मत करो बिटिया, बस अपना कर्तव्य निभाओ और फिर सब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। पापा प्लीज, क्या चल रहा है? बाकी सब कहाँ है? बाद में। वो मुझे भरी लेकिन तेज कदमों के साथ अंदर ले गए। मंदिर से अजीब सी बदबू आ रही थी, कुछ गला घोटू अजीब सी गंदी बदबू। जो अगरबत्तियों का धुआं और खुशबू थी उससे मेरी आंखें जल रही थी और मैं पापा के कंधों पर तेजी से खांसते हुए चल रही थी। उसके अंदर और भी गंदी बदबू थी, कुछ अजीब सी, बिना धुले टॉयलेट, सड़े अंडों और कचरे सी बदबू। जितना अंदर हम जा रहे थे बदबू उतनी ही बढ़ रही थी, जब तक मुझे ये लगा कि वो मेरे गले और नाक में पूरी तरह से भर चुकी थी। मैं अपने आप को बस उल्टी करने से रोक रही थी। अंदर रोशनी बहुत कम रखी गई थी, इतनी कम कि वो पवित्र अग्नि जिसके पास मैं और मधु शादी के बंधन में बंधने वाले थे सबसे ज्यादा रोशनी दे रही थी। उसकी लपटें दीवारों पर तेज चलती परछाइयां दे रही थी और मेरे पापा के डरे हुए चेहरे पे एक काला मुखौटा चढ़ा रही थी। हमारे कदमों की आवाज उस मंदिर में गूंज रही थी, हर कदम पहले से ज्यादा ऊंचा, जो कि ये याद दिला रहा था कि मंदिर पूरा खाली है। मेरा परिवार कहाँ था? उसका परिवार कहाँ था? गाना बजाना, हंसी खुशी, ये सब कहाँ थे? वहाँ कोई पुजारी भी नहीं था। ये सब देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं अपनी शादी के मंडप में बैठने वाली हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक कब्र की तरफ बढ़ रही हूँ। मधु मेरी तरफ पीठ करके बैठा हुआ था और वो मेरे आने पर भी नहीं उठा। उसके माँ पापा एक तरफ खड़े हुए मुझे चिंता और घबराहट भरी नजरों से देख रहे थे और अपने हाथ ऐंठ रहे थे। मेरी माँ और बहनें मेरे पीछे थी। मैं महसूस कर सकती थी कि उनकी आंखें मेरी तरफ है और मेरी पीठ को जैसे जला रही है। इस सब के बारे में कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। हम बिल्कुल मधु के पास पहुंचे। पापा की उंगलियों ने मेरी बाहों को कसकर पकड़ लिया और मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन उन्होंने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। वो बदबू इतनी ज्यादा थी कि मैं बेहोश सी हो रही थी और खतरनाक तरीके से चल रही थी। मैं सिर्फ अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन उससे भी इस गंदी बदबू को झेलना उतना ही मुश्किल हो रहा था। मैं अब उसे जैसे टेस्ट कर सकती थी, मैं उसे पूरी तरह महसूस कर सकती थी जैसे हवा में कोई चिपचिपी परत हो। मेरे अलावा पापा भी हाँफ रहे थे और मैं भी हाँफने लग गई। और मधु सिर्फ बैठा हुआ था। मैंने पापा से खुद को दूर खींचा और रोकने के बावजूद मधु के पास जाने लगी। आखिरी बार जब मैंने उसे देखा था तो वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उस रात स्काइप पर जब मैंने सोचा कि हमारी उतनी ही लव मैरिज भी होगी जितनी की अरेंज मैरिज, अब वो मुश्किल से पहचान में आ रहा था। उसकी त्वचा हरी और सफेद हो चुकी थी। जहां पर अभी भी वो अटैच थी, उसके टुकड़े टुकड़े गिर रहे थे। उसका चेहरा मानो जैसे था ही नहीं। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी ही नहीं, सिर्फ गंदे दांत और उसके कटे हुए होठ थे। उसकी उभरी हुई आंखें जैसे बाहर टपक जाने को तैयार थी। वो उसके बढ़े हुए पेट को उसकी शादी के कपड़ों में फिट नहीं कर सके, इसलिए उसे आगे से काट दिया ताकि वो फिट हो सके। वो बदबू जो उन्होंने इतना छुपाने की कोशिश की थी, उससे ही आ रही थी, उसके सड़ते हुए शरीर से और उसके गलते हुए अंगों से जो उसके फूले हुए पेट से बाहर आने को तैयार थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने सड़ते शरीर से निकली गैस से प्रेग्नेंट था। मुझे चक्कर आने लगे। मेरा हाथ मेरे मुंह पर था और उस डर के साथ मैंने अपने माँ पापा को देखा। अंकल राज ने दुखी होते हुए कहा, कुछ हफ्तों पहले एक हादसा हुआ। एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी जब वो बाइक चला रहा था। वो हम ही थे जिन्होंने उसके बाद भी तुम्हें लेटर्स लिखना जारी रखा ताकि तुम अभी भी उससे शादी कर सको। शादी करना बहुत जरूरी है। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, तुमने वादा किया था तुम अच्छी पत्नी बनोगी। तुम मेरे बेटे की तरफ अपने सारे फर्ज निभाओगी। क्या आप पागल है? वो मर चुका है। सिर्फ कहने के लिए। पापा ने कहा, क्या तुम उसे इस जिंदगी से दूसरे जिंदगी में जाने दोगी बिना किसी के उसकी परवाह किए? तुम उसकी पत्नी बनोगी। चंदा आंटी की आवाज तेज और डरावनी होती जा रही थी। आप इसके लिए मान कैसे गए? मैं अपने माँ पापा की तरफ घूमकर चिल्लाई। हमें आज सुबह तक पता नहीं था। माँ ने धीरे से जवाब दिया। वो कूलर जो आंटी लेकर आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि शादी के लिए मीट है, मिठाई है। मैंने फिर से मधु की तरफ देखा, जहां एक मक्खी उधर उसके मुंह में चली गई। आपने उसे फ्रीज करके रखा और यहाँ लेकर आए? पापा ने फिर कहा, ये सिर्फ कहने के लिए है, सिर्फ तुम्हारी अंकल और आंटी की खातिर। उसे अंतिम संस्कार की जरूरत है। तुम उसे अगली दुनिया में अकेले नहीं जाने दे सकती। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। अंकल राज ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन चंदा आंटी ने उन्हें दूर ढकेल दिया। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। माँ ने कहा, चंदा ये बहुत बुरा विचार था, हमें इसे नहीं मानना चाहिए था। चंदा अब किसी की नहीं सुन रही थी। वो कमरे से भागते हुए आई और उसने मुझे बालों से हिलाते हुए पकड़ा। वो अकेला नहीं रहेगा। मैं दर्द से चिल्लाई और वो मुझे तेज के झटके से उस पवित्र अग्नि के कुंड की तरफ घसीटने लगी। बाकी सब लोग जैसे डर से जम गए थे, लेकिन मैं उसकी इतनी तेज पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैं आग की लपटों से निकलती गर्मी को महसूस कर पा रही थी। वो मेरे चेहरे को आग की लपटों में ढकेलने की कोशिश कर रही थी, ताकि या तो मेरा चेहरा इतना खराब हो जाए कि मैं कभी दोबारा शादी ना कर सकूं, या दूसरी जिंदगी में मधु का साथ देने के लिए चली जाऊं। मेरे बालों का एक सिरा आग में गया और उसके जलने की बदबू उस सड़ी हुई बदबू के साथ मिल गई।
आखिरकार मेरा परिवार उस सदमे से निकला और आंटी की तरफ दौड़ा। उन्होंने मुझे खींचा और उससे छुड़ाने की कोशिश की, और इतने सब के बीच में वो बस यही चिल्लाती रही कि मधु और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं उसे अब छोड़ नहीं सकती थी। उस खींचातानी में किसी से उस अग्निकुंड को धक्का लग गया। वो हिलने लगा। ज्यादातर लोगों ने उसे देखा भी नहीं और वो गिर गया। बस एक छोटी सी चिंगारी लगी। आंटी चंदा की भयानक दर्द भरी चीखों से और सिसकियों से मंदिर भर गया। उसकी साड़ी में आग लग गई। पहले उसकी साड़ी को लीलती हुई वो आग उनके शरीर को खाने लगी। उनकी बाहें, उनका गला और उनका चेहरा झुलसने लगा। उन पे छाले पड़ने लगे। वो काला पड़ने लगा और फटने लगा। वो अपने आप को नोचने लगी और इधर उधर भागने लगी। हम सब इधर उधर ढूंढने लगे ताकि कुछ मिले जिससे आग बुझा सके, लेकिन आग की लपटें उन्हें बहुत जल्दी अपने अंदर ले रही थी और पास के फूलों में भी फैल रही थी। वही फूलों की माला जो मुझे और मधु को एक करने वाली थी। राज अपने बाल नोच रहा था, चिल्ला रहा था और मदद के लिए पुकार रहा था, अपनी पत्नी को असहाय सा जलता हुआ देखकर। पापा ने उसे पकड़ा और पीछे खींचा, हम पे बाहर सेफ जगह पे भागने के लिए चिल्लाते हुए। माँ ने मेरी बहनों को धक्का दिया और भागने के लिए कहा और मुझे बाह पकड़ के खींचती हुई चलने लगी। चंदा आंटी पूरी तरह लपटों में थी और बस गड़गड़ा रही थी, क्योंकि अब वो चीख भी नहीं पा रही थी। गोल गोल घूमते हुए लुढ़कती हुई वो आखिरकार मधु के ऊपर गिर पड़ी। उसका शरीर उस वजह और तपिश से तुरंत ही जल उठा। हम मुड़े और मेरी बहनों के पीछे भागने लगे और हमारे पीछे आग पूरे मंदिर को अपनी चपेट में लेने लगी। हम आंखों में आंसू लिए उन बढ़ती लपटों को देख रहे थे। फायर ब्रिगेड के आने के बाद भी वो आग काफ़ी देर तक उतनी ही तेज़ी से जलती रही। चंदा आंटी मधु को उस दूसरी जिंदगी में अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। मुझे थोड़ा सा सुकून मिला जब मुझे उनका वो दर्द याद आया, वो दर्द जो सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है जिसने अपना बेटा खोया हो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद उसे अब अकेले उस दुनिया में नहीं जाना पड़ेगा। शादी 2 रूहों के 7 जन्मों के मिलन का प्रतीक है। जिंदगी और मौत के सफर में साथ रहने की निशानी है। लेकिन आज हमने एक जोड़े की जिंदगी से मौत के अद्भुत सफर की कहानी सुनी। एक विकृत दृष्टिकोण से इसे हम सुखद अंत यानी हैप्पी एंडिंग भी कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। करण की खौफनाक कहानियां का पहला एपिसोड सुनने के लिए शुक्रिया। हम फिर वापस आएंगे 2 हफ्तों के बाद अपने दूसरे एपिसोड के साथ। सारे नए एपिसोड्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube पर हमें सुन रहे हैं तो वो जो घंटे का बटन है उसे भी एक बार बजा दें। अगर टाइम मिले तो हमारे Facebook पेज और Instagram पेज को भी लाइक करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। तो तब तक के लिए सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि दोस्तों, शुभ रात्रि।